प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की वतन वापसी के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, और कल ही के दिन में जो कराची में कार्रवाई की गई, छापे मारे गए एक अहम शख्सियत के घर पर, ये जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें चंद अहम सवाल हमने रखे थे सियासी रहनुमाओं के सामने। आज हम वो तमाम सवाल रखने जा रहे हैं बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकारों के सामने, सीनियर सहाफ़ियों के सामने, और उनसे तज्ज़िया लेने की कोशिश करेंगे और जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है। 27 तारीख को अहम कहा जा रहा है, क्योंकि कल जरदारी साहब ने भी कह दिया कि मैं बड़ी अहम तकरीर करने वाला हूँ। बिलावल भी कह चुके हैं कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। तो सबकी नज़र 27 की तरफ है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, सियासी दर्जा हरारत किस नुक्ते को छुएगा, कहाँ तक बात पहुँचेगी, और कुछ और अहम सवाल हैं जो आज हम रखने जा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान तारुफ मैं करवा देता हूँ, बिला ताखिर सलीम बुखारी साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मज़हर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही देर में हमें आमिर जाद साहब भी कराची से ज्वाइन कर लेंगे, और इफ्तिखार अहमद साहब को भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लेने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, सर सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी को कितनी अहमियत आप दे रहे हैं? आज उन्होंने मीटिंग्स की, कराची में सियासी सरगर्मियां कुछ नजर आई, कितना इंपॉर्टेंट है उनका वापस आना? कुछ फर्क पड़ेगा उससे? जब बिलावल जो कर रहे थे उसमें कुछ खास तब्दीली नहीं आएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी को टार्जन की वापसी बना दिया है, लार्जली थैंक्स टू द मीडिया और बाकी जो खुद उनकी लीडरशिप जिस तरीके के बयान दे रही है। ऐसे लगता है जैसे को पहली दफ़ा बाहर से लैंड किया। भुट्टो साहब आ गए हैं शायद, जो आके पूरा सारे का सारा सिस्टम जो है उनका बदल देंगे, पूरी पार्टी तब्दील हो जाएगी, अचानक इनकलाब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहीं से गए थे वो भाग के, यहाँ से वो कोई नए नहीं वापस आए हैं। ही नोज़ वेयर द पार्टी इज़, ही नोज़ कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन पब्लिक में क्या है। इसके बारे में उन्हें कोई इबाम होना नहीं चाहिए। देखिए, उनकी पूरी तहरीक जो जिसका आगाज़ बिलावल ने किया था, उन्हें पंजाब में फोकस करना है। कराची में वो जलसा कर लेंगे, हमेशा करते रहे, अब भी कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग मार्च कहाँ से करेंगे? सिंध में से करके पंजाब जाएंगे कहाँ? अगर उन्हें लॉन्ग मार्च करना है तो उनको तो फोकस करना चाहिए था यहाँ लाहौर में। लाहौर में हाल ये है उनका कि यहाँ वो बैठ के गए हैं काफ़ी अर्सा, उनके जो चेयरमैन है पार्टी के, उनका क्या हाल हुआ है, यहाँ पर कितने के जियाले वहाँ सुबह से शाम तक मौजूद रहे हैं, ये हम सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि बिलावल थोड़े से अभी पर निकालने लगा था, अभी थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस होने जा रहा था टू डील विद द लीडर्स डायरेक्टली। वो जैसा कि एक तासुर कायम था और जिसकी निगेशन की जाती थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये सब कुछ जो कॉलिंग द शॉट्स वाला जो अमल है वो अभी भी जरदारी साहब करते हैं। वो अगर दुबई में इजलास बुला लेते हैं तो चेयरमैन साहब उड़े चले जाते हैं वहाँ, चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई नई बात नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी हैज़ ऑलवेज बीन इन कमांड ऑफ द पार्टी, वो अब भी उसकी कमांड में है। मगर मुझे जिस बात की हैरत है वो ये है कि ऐसा कौन सा उन्होंने मुआवजा कर दिखाया है सिंध में जिसको मॉडल बना के वो एक पूरे का पूरा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और उनका ख्याल ये है कि माओ के लॉन्ग मार्च की तरह लोग उसमें जोक दर जोर आते जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, खास तौर से पंजाब में। सही है। अच्छा मज़हर साहब, जो जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं कि अहम सवाल ये है कि वो लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू करेंगे, उससे भी पहले एक सवाल शायद आता है इस तरतीब में कि लॉन्ग मार्च होगा भी या नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या करने वाली है पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं कोई शेख रशीद साहब की तरह पेशन गोई तो नहीं करता हूँ। पेशन गोइयाँ तो अक्सर गलत साबित हो जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे बड़ी एक जो अहम एंगल है जिसका मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने सुना है, वो कहता है कुछ मिस कर दिया हो, लेकिन मैंने वो बात नहीं सुनी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने सितंबर या अक्टूबर पिछले साल एक मीटिंग की जिसमें ये तय किया गया था कि शरीफ चेयरमैन का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा जी। और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर होंगे, जो मखदूम अमीन फ़हीम की वफात के बाद खाली हुई थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी पे जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को दे दी जाएगी। ये भी बात हुई थी कि बिलावल जो है वो पीपल्स पार्टी दुबई से बिल्कुल रन नहीं की जाएगी, बल्कि पाकिस्तान से ही रन की जाएगी, और इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट के में जो है वो इंटरफेरेंस उतनी ज़्यादा नहीं होगी। वो बातें हैं,
जो सितंबर अक्टूबर की मीटिंग में जो बहुत ही मैराथन इनकी मीटिंग हुई थी, गालबन 3-4 दिन चली थी, उसमें ये तय हुई थी और उसी में ये बात भी तय हुई थी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को किस तरीके से रिवाइव कर सकती है। देखिए सिंध जो भी लेकिन सर फिर मजहर साहब फिर ऐसा क्यों ना हुआ? क्या बिलावल साहब जरदारी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे? एक देखिए, एक बात याद रखें कि कोई 1 साल पहले बिलावल भुट्टो ने निश्तर पार कह रहा हूँ, कायदे आजम के मज़ार के साथ जो एक ग्राउंड है बड़ा, उधर खिताब जब किया था तो बहुत ही जोशीला खिताब था। लेकिन उसके फौरन बाद जो है वो लाहौर में पीपल्स पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ जिसमें जरदारी साहब ने बिलावल को ये कह के थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया कि बिलावल अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है और बिलावल उस कन्वेंशन में नहीं गए, और जब मैच्योर्ड होगा तो फिर पार्टी उसको हैंड होगी। मुझे लगता है ये कि जरदारी साहब जी कि बिलावल इस स्टेज पर, इसीलिए जो 27 को ऐलान होने जा रहा है वो एक तो गालबन ये होने जा रहा है कि फरियाल तालपुर की नशिस्त पर जो बेनजीर भुट्टो की बुनियादी तौर पर नशिस्त थी उस पर बिलावल भुट्टो को इंतखाब लड़ाने की कोशिश की जाएगी और साल भर वो गालबन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह की जगह बनेंगे। दूसरी बात जो है, जो भी लॉन्ग मार्च या एहतजाज होगा उसका फोकस पंजाब ही रखना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध ने ये बात की है कि पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं, सिंध में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लिहाजा जो भी एक्टिविटी हो वो सिंध अपनी सपोर्ट जरूर देगा, लेकिन सिंध से लॉन्ग मार्च का निकलना जो है इसका इम्कान कम है। और यही है कि गालबन जनूबी पंजाब को जरदारी साहब ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि सेंट्रल पंजाब में सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। जनूबी पंजाब में, हालांकि सेंट्रल पंजाब में उन्होंने 2 बहुत अच्छे नाम दिए हैं, नदीम अफजल चंद और कमर जमान खैरा, लेकिन जनूबी पंजाब में उन्होंने कुछ वो करना है, मैनूवरिंग करनी है, तो जनूबी पंजाब में एक्टिविटी होगी। लॉन्ग मार्च मुझे होता नहीं नजर आ रहा। अच्छा, होता नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अब ये लेकिन लॉन्ग मार्च की कॉल अभी फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। सही है, लेकिन जब हम बुखारी साहब ये सवाल कर रहे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से तो वो ये कहते थे कि जनाब हमारे यहाँ यू टर्न नहीं होता, कह दिया सो कह दिया कि लॉन्ग मार्च होगा तो लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन चलिए 2-4 दिन में पता चल जाएगा। बुखारी साहब, कल जो कुछ हुआ जरदारी साहब की वापसी के वक्त और जिस पर मौला बख्श चांडियो साहब का भी रिएक्शन आया है, पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप का, कि ये मुस्लिम लीग नून ने या चौधरी निसार साहब ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया, एक पैगाम देना मकसद था कि जनाब 27 के लिए जो भी प्लान करने जा रहे हैं हाथ उस पर हल्का रखिएगा। आपके ख्याल में किसकी ईमा पर हुआ ये जो छापे पड़े? इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पहली बात तो यह है कि मज़हर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पूरी सूरत हाल को समअप कर दिया। बहुत कम रह गया मेरे लिए अब मज़ीद कुछ कहना, और मैं उनकी हर बात से मुत्तफिक हूँ। देखिए 2-3 बातें, वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शरीक चेयरमैन का ओहदा ख़त्म करने की बात थी, मैं उस वक्त भी मज़हर के साथ ही एक प्रोग्राम में बोला था कि जब तक जरदारी साहब बैठे हुए हैं ये हो नहीं सकता कि वो पार्टी की मुकम्मल लगाम किसी दूसरे के सुपुर्द कर दें। और मैं अब भी कन्विक्शन से कह रहा हूं कि पूरे इस अरसे में आप नज़र उठा के देखिए, जब कहीं पार्टी को हदायत की ज़रूरत पड़ी है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी है, इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी है, हर एक बंदा उड़ता हुआ दुबई पहुंच गया है। और जब भी ज़रूरी हुआ है जरदारी साहब ने वहाँ पार्टी कॉल कर ली है और ख़ुद चेयरपर्सन जो है वो वहाँ जाते रहे। लिहाजा मैं तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि मुकम्मल तौर पर पार्टी जो है वो बिलावल के सुपुर्द कर दी गई थी, ना ऐसा होने जा रहा है। अब आ जाइए कल के इवेंट पर। कल की तकरीर देखिए, वो है असल यानी क्राइटेरियन टू जज के वो करना क्या चाहते हैं। मैं इस बात पे बहुत कन्विंस्ड हूँ कि करप्शन का जो यानी मौजू है वो जरदारी साहब की प्रायोरिटी लिस्ट में उतना नहीं है जितना उसको बिलावल साहब जो हैं आगे लेके गए थे। उन्होंने पूरे उस बीच में कोई एक बात बराए रास्त ना नवाज शरीफ साहब को एड्रेस की है, ना उनके खिलाफ जो कैंपेन है उसको कहीं हौसला देने की कोई बात की है। मेरा ख्याल ये है कि वो ज़रूर इस बात से कॉन्शियस होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और होना चाहिए कि अगर वाकयातन गिरफ्त होती है नवाज शरीफ की और इनका एहतसाब होता है और कड़ा एहतसाब होता है, तो अगले जिस दूसरे शख्स की बारी होगी उसका नाम आसिफ जरदारी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। लिहाजा मेरे लिए ये बावर करना या ये मान लेना कि वो उतनी ही शदोमत से वो कैंपेन चलाएंगे, मुझे तो पीपल्स पार्टी के लीडर की समझ नहीं आती कि वो किस हौसले से, किस जुर्रत से करप्शन का राग अलाप रहे हैं विदाउट इवन लुकिंग बैक एट ए वेरी रिसेंट हिस्ट्री। वो को 50 साल पुरानी थोड़ी, इट्स ओनली हार्डली 3.5 years ago।
वो इसीलिए पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं कि जनाब आपके मुंह से ये बातें करप्शन का के हवाले से एहतसाब की बातें आपके मुंह से जचती नहीं है, तो शायद यही मामला है सर। इसका मतलब ये है अब मजहर अब्बास साहब कि जो बिलावल साहब की पॉलिसी है और जरदारी साहब की पॉलिसी है, इसमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है ये क्या हकीकी है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि शायद यही पॉलिसी इख्तियार की गई है कि एक तरफ से ज़रा सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया जाए, एक तरफ से ज़रा अब नरम करने वाली पॉलिसी की जाए, तो शायद ये पॉलिसी जो है वो एक्चुअल है। मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ मज़हर साहब, आपके सवाल रखता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये जो तज़ाद नज़र आता है बिलावल और जरदारी साहब की पॉलिसी में, ये हकीकी है या मसनूई है आपके ख्याल में? ये कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के दरमियान हुआ था, जब बेगम भुट्टो शरीक चेयरपर्सन थी, बाद में वो ताहिया चेयरपर्सन बनाकर साइडलाइन हो गई, वो कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी तौर पे यकीनन एक दुरुस्त फैसला किया था, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा सा गलत था और कुछ बुनियादी चीज़ों पे इख्तलाफात थे। इधर भी बिलावल बहुत ज़्यादा एग्रेशन चाहते हैं और बिलावल को जो लोग बिलावल के गिर्द हैं उनमें ख़ास तौर पे पंजाब के जो लोग हैं वो बिलावल भुट्टो को ज़रूर ये बावर कराने में किसी हद तक कामयाब हो गए हैं कि जब तक हम नवाज शरीफ को एग्रेसिवली टारगेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी की जगह ले चुकी है। तो जब तक आप, और सिंध में वो प्रॉब्लम नहीं है, सिंध में जो है तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पी बन के रह गई है कि उसमें हर वो एलिमेंट शामिल हो गया है अब, बशमूल फंक्शनल मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के, जो सब के सब पीपल्स पार्टी के अजली दुश्मन रहे हैं और सख्त तरीन मुखालिफ रहे हैं, वो आज पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो पीपल्स पार्टी असल में मुस्लिम लीग की एक क्लासिकल शक्ल बन गई है और वो नजरियाती पार्टी अब नहीं रही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो या किसी हद तक बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने की पार्टी थी। तो वो इस वक्त जो है वो ज़रूर है, ये बात नहीं है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जो दोनों पोस्चर्स हैं वो पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है, किसी हद तक होगा, लेकिन एक बुनियादी इख्तलाफ ये रहा है कि जरदारी साहब बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रोलेट पॉलिटिक्स करें, हम बहुत ज़्यादा इनकलाबी सियासत ना करें, बहुत ज़्यादा नज़रियाती सियासत ना करें। इसीलिए आप देखें कि कल जो एक फैसला हुआ है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। पार्टी की अभी बिलावल ने रीऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन फैसला कल क्या हुआ है कि सिंध को परियाल, आसफा और बख्तावर देखेंगी, पंजाब को बिलावल और आसिफ साहब देखेंगे। यानी पार्टी की जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी इसमें अंडरमाइन कर दी गई है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है उसमें एक इख्तलाफी जरूर वो है कि बिलावल बहुत एग्रेसिव जाना चाहते हैं और जरदारी साहब ठंडे ठंडे तरीके से जाना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट और बहुत टर्निंग पॉइंट ये होगा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की आइंदा चंद हफ्तों में ताल्लुकात किस तरीके से डेवलप होते हैं। सही, क्या वो बहुत ज्यादा करीब आएंगे, क्योंकि अब तक इवन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी जरदारी साहब और इमरान खान की नहीं हो पाई है। ठीक है, अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ताल्लुक की बात मज़हर साहब ने शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले मैं बुखारी साहब जरा पीपल्स पार्टी और हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात है, जिसको एक मुफाहमत का हम नाम भी देते रहे हैं, अब जब बार बार हुकूमत से ये सवाल हो रहा था कि जनाब आप किस कैपेसिटी में बिलावल जरदारी साहब को वेलकम कर रहे हैं और खुशाइन करार दे रहे हैं उनकी वापसी को, आप तो उन पर करप्शन के इल्जामात लगाते रहे हैं। तो आज इसकी वजाहत चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिया है कि जनाब कोई FIR नहीं है जरदारी साहब पर और उनको वो किसी चीज़ में मतलूब नहीं है, वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है बुखारी साहब कि 2013 के इंतखाबात की सारी कैंपेन इसी बुनियाद पर PMLN ने की थी कि जनाब ये तो करप्ट हैं, करप्शन की है, पेट फाड़ कर निकालेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे? तो ये सवाल तो भेजा नहीं है जो पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग नून से। मेरे ख्याल से सवाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसमें ज़रा पीप करके देखते हैं। देखिए, ये 2013 का इलेक्शन जिस भी बुनियाद पर लड़ा गया था उसको ज़रा आप एक तरफ रखिए। जो एक गाली थी कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पूरे पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में फ्रेंडली अपोजिशन रही है, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी, मदर तो अच्छी तरह से जानते हैं इसको। उसके बाद आप जरा प्रैक्टिकली आते हैं, इसको इस तरह के से आइडियोलॉजिकली डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। याद रखिए, जब इमरान खान ने नारा लगाया कि हम जाती उम्रा में जाके नवाज शरीफ के घर का घेराव करेंगे
और पीपल्स पार्टी के एतजाज़ हसन साहब और बाकी दूसरे साथी इस तरह साथ थे जैसे बस ये कल को इस महल पे कब्जा होने वाला है और फिर उसके बाद से नई सियासत जन्म लेने वाली है। किसने रोका था उससे? आसिफ अली जरदारी साहब का कैटेगोरिक बयान आया था कि हम इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। चलिए जनाब, TORs बन गई, TORs नाकाम हो गई, उसके बाद जनाब अपोजिशन जो है स्प्लिट हो गई, इमरान खान साहब बाहर आए। उस वक्त तक की पीपल्स पार्टी पंजाब के तमाम लीडरों का कहना यह था कि हम आपके साथ जाएंगे। किसने रोका? आसिफ अली जरदारी ने। उसके बाद पार्लियामेंट में आ जाइए, पार्लियामेंट में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू जरूर की लेकिन ना उनके साथ वो वॉकआउट में गए, ना इतने एक्सट्रीम उस पर गए कि ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल सब जीरो लेवल पर आ जाएं। तो हिस्ट्री ये बता रही है कि इन दोनों की टॉप लीडरशिप के बीच कहीं ना कहीं कोई कोवर्ट और ओवर्ट अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि एक दूसरे को कुछ नहीं कहना है, बारियां लेनी है। लोग तो अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी यही टर्म करते हैं कि ये बारियां लेने की का एक मुआहदा था। तो मैं तो इसको इस तरह से। लेकिन बुखारी साहब, इसमें आज जो मौला बख्श चांडियो साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है ये तंग नजरों की अकल के अंधों की जमात है और हमारी जो मुफाहमत थी ये सिर्फ जमहूरियत के लिए थी, अब नहीं होगी, अब इनको घर जाना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट जो मौला बख्श चांडियो ने दी है ये बिलावल की तरफ से है, जरदारी साहब की तरफ से है, या महज एक स्टेटमेंट है? ये आधा पचद्दा तो चांडियो साहब को खुद नहीं पता होता कि वो किसके लिए कह रहे हैं और इसीलिए आपने देखा बहुत सारे बयानात में उनको वापस जाना पड़ता है अपने लफ्ज़ों से। वो अब मिजाह के उसमें मोहम्मद वसान साहब जो थे उनका एक नेमुल बदल बन गए हैं, चुटकुले छोड़ते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच, एक ढिंडोरा पीटते हैं, ना किसी की सुनते हैं ना किसी को सवाल करने देते हैं। तो उसको तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप ये एनालाइज करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जा रही है तो हमें देखना होगा कि इन दोनों पार्टियों की टॉप लीडर क्या कहती है। नवाज शरीफ को बोस्निया में बैठकर कोई ज़रूरत नहीं थी ये कहने की कि आसिफ अली जरदारी की वापसी जो है ये एक नेक शगुन है, मैं इसको वेलकम करता हूं और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। आप देखिए कहां बैठ के क्या बात की जा रही है। दूसरी मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जरदारी साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन पर पांव रखने के बाद नवाज शरीफ का नाम लेके या नून लीग का नाम लेके कोई ऐसा जुमला नहीं बोला है जिससे यह पता चले कि आने वाले दिनों में इनका खेल बिगड़ने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम हकायक में रहें और चीजों को एनालाइज करें, ये पार्टी की रेटरिक तो पीपल्स पार्टी से भी बहुत बोली जा रही है, नून से भी बहुत बोली जा रही है, यहां भी बदारियों की कोई कमी नहीं है। मगर अगर आप इसको सीरियसली पॉलिटिकली एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता यह है कि आने वाले दिनों में बाकी की अपोजिशन और तहरीक इंसाफ बिला एक हो जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और उसकी जमात मुझे एक लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आई कैन बी रॉन्ग। सही है। अच्छा मजहर साहब, अब ये कल की तकरीर का भी हवाला दिया। पूरी तकरीर में कल हमने सुनवाया भी था अपने प्रोग्राम में कि सियासी सूरत हाल पर या हुकूमत के हवाले से एक जुमला सिर्फ बिलावल साहब ने कहा और वो ये था कि हम जमहूरियत को न डीरेल होने देंगे, ना हम चाहते हैं कि वो हो, हम इसको सपोर्ट करेंगे। और ये मीनिंग इसका ये लिया गया कि जनाब वो हुकूमत के साथ हैं। ये पूरी तकरीर में सिर्फ एक जुमला था इस हवाले से। अच्छा, एक तो सर इस पर मजहर साहब कॉमेंट कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि आप PTI और पीपल्स पार्टी के ताल्लुक के हवाले से बात कर रहे थे। इसके इम्कानात तो बहुत कम दिखाई नहीं देते कि पीपल्स पार्टी और PTI कहीं आपस में जाकर मिल जाएं या मिलकर कोई कोशिश करे हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि फिर PTI से हम ही लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि जनाब आप पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जाम खुद लगाते रहे, आज आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है 27 दिसंबर की जो तकरीर होगी वो 23 दिसंबर की तकरीर से मुख्तलिफ होगी जरदारी साहब की। 27 दिसंबर की तकरीर में उसमें हमें थोड़ा सा एग्रेशन नजर आएगा, हो सकता है ज्यादा एग्रेशन भी नजर आए, और यकीनन वो आखिरी तकरीर जरदारी साहब से पहले बिलावल भुट्टो जब तकरीर करेंगे उसमें वो टोन सेट होगी जो कि इम्कानात लग रहे हैं। तो जो 27 दिसंबर की तकरीर होगी वो दरअसल जरदारी साहब का पॉलिसी बयान होगा और वही पार्टी की बुनियादी डायरेक्शन जो है वो और या टोन सेट करेगा। ये तो हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ। अच्छा, लेकिन सर वैसे इसको अगर मुकम्मल करते हुए मैं एक छोटा ज़मीनी सवाल आपसे करना चाहता कि जिस टोन की आप बात करें जरदारी साहब की, ये अगर हम पिछले 3 साल की उठा के थे, पिछले साल तो वो थे नहीं, लेकिन उससे पहले जो बरसी के मौके पर वो तकरीर करते हैं वो हमेशा ऐसी एग्रेसिव होती है, लेकिन उसका पॉलिटिकल मीनिंग वो नहीं लिया जाता कि वो हकीकत में अमली तौर पर कुछ सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ या कोई मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसलिए मुख्तलिफ होगी कि ये इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रही है पीपल्स पार्टी। उसमें आपको एग्रेशन खास
उदासी नजर आएगी पीपल्स पार्टी की टोन में भी। अब मौला बख्श चांडियो प्रैक्टिकली इस वक्त मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का उन्होंने रोल ले लिया है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी मरकज से कोई बयान आता है तो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कोई बयान नहीं देता, पार्टी के तर्जुमान कोई बयान नहीं देता। मौला बख्श चांडियो की पोजीशन जो है वो सिंध के इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं वो, लेकिन वो बयान इस तरीके से देते हैं जैसे पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तो सिंध से पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट और करना चाहती है ताकि आगे आने वाले इंतखाबात का जो मंजरनामा बने उसमें पीपल्स पार्टी का रोल जो है वो कलीदी रोल हो। दूसरा, पीटीआई भी डेस्परेट है और उस डेस्परेशन में उनका इस वक्त टारगेट ये है कि किस तरीके से नवाज शरीफ 2018 से पहले हटा दिया जाए। उसकी खातिर वो ये सारा इल्जाम भी अपने जो सर ले लेंगे, लेकिन वो इस पैनामा के ऊपर पीपल्स पार्टी से मिनिमम पॉइंट पर जो है वो एग्रीमेंट उनका हो सकता है, और उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे अगर नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं दिया तो ये एग्रेशन जो है ये नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। सही है, सही। एक मुख्तसर ब्रेक, लेकिन इस मज़हर साहब की बात से एक और सवाल भी पैदा हो रहा है कि पीटीआई से या उनकी लीडरशिप से जब हम अलग से मुलाकातें करते हैं तो उनसे जब सवाल करते हैं कि जनाब आपकी तैयारी कितनी है 2018 के इंतखाबात के लिए, तो वो कहते हैं कि जनाब हम तैयारी का आगाज़ करने वाले हैं, अभी उन्होंने 90% कैंडिडेट्स उनके फाइनल नहीं हुए। तो ऐसे में क्या पीटीआई का ये मुतालबा या ये ख्वाहिश कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त से पहले हो जाएं, ये ख्वाहिश हकीकी है या दिखावा है, ये भी एक सवाल है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और ख़ार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कुछ और सवाल है मैं रखता हूँ ज़रा। आमिर ज़िया साहब, आप के सामने पहला सवाल मेरा भी, मैं बुखारी साहब की राय ले रहा था, आप क्या समझते हैं कल जो जरदारी साहब की आमद के मौके पर जो कराची में हुआ, जिस तरह से छापे मारे गए, उस पर आज वजाहत भी की है चौधरी निसार साहब ने कि जरदारी साहब की आमद से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। आप समझते हैं कि चौधरी निसार साहब की बात पर ईमान लाया जा सकता है या ताल्लुक दिखता है आपको? जाहिर तो मतलब है पीएमएलएन यही कहेगी कि कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे छापे मारे जाते हैं और रेंजर्स जो मारते हैं वो अपने उस पे स्वाबदीद पे मार रहे होते हैं। उसमें फेडरल गवर्नमेंट या उसके अंदर आप ये कहें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जो मैंडेट है रेंजर्स के ऑपरेशन का यहाँ पर अमन अमान को कायम रखना, अब लोग समझ रहे थे कि जी यहाँ पर जो मिलिट्री लीडरशिप में चेंजेस आए हैं उसके बाद से ये चीजें जो है जरा सी धीमी पड़ जाएंगी या जरा सा पेस स्लो होगा। लेकिन जो कराची के नए कोर कमांडर साहब आए, उन्होंने सबसे पहले किसी और मिलिट्री फॉर्मेशन में जाने से पहले बेग साहब ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और इस बात का इयादा उन्होंने किया कि जनाब यहाँ पर जिस रफ्तार से हम ऑपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान एक इकनॉमी, ये कराची जो है पाकिस्तान की शहरग है माशी, इसमें हम उसी पेस के साथ अपना काम करते रहेंगे जो हमने शुरू की थी। अच्छा, अगर आप उस तनाजुर में देखें तो दो जगह पे छापे लगे, एक आईएचडी के रोड के दफ्तर पर और एक हॉकी क्लब के दफ्तर के ऊपर। तो यहाँ पे जो असलाह पकड़ा गया, कागजात पकड़े गए, तो उसके बारे में खुद अनवर मजीद साहब जो हैं वो जरदारी साहब के करीबी हल्के में उनका शुमार होता है। उनके वो वकील की जानिब से एक बयान आया, आपकी नजर से गुजरा होगा, कि उन्होंने कहा जी एक ऑफिस हमारा है और दूसरा ऑफिस हमारा नहीं है, और उसमें उन्होंने उस वेपन से लाताल्लुकी का ऐलान किया और जो इल्जामात लगे थे उससे उन्होंने इसको डिनाई किया। लेकिन बात यह है कि मैं इसकी जो टाइमिंग देख रहा हूं वो वाज़ेह तौर पे इशारा है उन तमाम लोगों के लिए कि यहाँ पर हमेशा से कहा जाता रहा है राहिल शरीफ साहब के जमाने से कि क्राइम और पॉलिटिक्स में एक नेक्सस है, और इस बात के इतराफ हम सबको पता है जो कराची में रहते हैं। तो ये मैं इसमें एक सिग्नल दिया गया है पॉलिटिकल क्लास को कि किसी भी लेवल पर अगर वो बदउनवानी में मुलविस है, वो पैटर्नाइज करती है क्राइम को, तो उसको जरा सा मुहतात होना चाहिए। तो जाहिर है कि इसके बहुत सारी वो निकल सकती हैं, तशरीहात निकल सकती हैं। मैं यही कहूंगा इस पर। जी ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आपको क्या लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ा रही है या पीपल्स पार्टी नून लीग पर दबाव बढ़ा रही है? दोनों एक दूसरे पर दबाव बढ़ाएंगे। 400 दिन के बाद इलेक्शन है तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी तैयारी करनी तो है, और अगर दबाव नहीं बढ़ाएंगे तो फिर तो यही इलेक्शन का नतीजा यही रहेगा जो 2013 का है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि शायद पंजाब में इससे ज्यादा नशिस्तें ले जाए अपना
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि जो अभी पिछले दिनों इलेक्शन मैंने लास्ट देखा, अहमद महमूद जो सीठारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, वो मेरे लिए हैरानकुन थी। अगर ये कहा जा रहा है बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ, तो अगर एक सियासी पार्टी के कमिटेड वर्कर्स भी बिकने लग गए सतह पे, फिर आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो दबाव है और बढ़ाया जा रहा है। सर दोनों तरफ से अगर बढ़ाया जा रहा है तो कमजोर विकेट पर कौन है? क्योंकि इस तरह की चीजें जो ये वैसे सारी सियासी पार्टियां, माफ कीजिएगा, कमजोर विकेट पर है। सारी सियासी पार्टियों के दरमियान जो झगड़ा है वो असूल का नहीं है, नजरियात का नहीं है, वो इक्तदार पर काबज होने का है। और इक्तदार पे काबज होकर उन तमाम चीजों को लीगलाइज करने के लिए है जो इलीगल कहलाती हैं किताबों के अंदर। सही है, राइट। अच्छा सलीम बुखारी साहब, अब सर आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई और के हवाले से जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह कर गया हूँ कि बार बार वो ये इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि नवाज शरीफ को घर चले जाना चाहिए या इलेक्शन जो है वो 2017 में हो जाए, जैसे मजहर साहब ये भी कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई की इंतखाबी तैयारी मुकम्मल नहीं है, बल्कि उसका आगाज भी नहीं हुआ अभी, उसको टाइम चाहिए करने के लिए। तो ये पीटीआई दिखावे के लिए ये बात करती है या हकीकत में आपको लगता है कि वो चाह रही है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए? इलेक्शन के लिए पीटीआई कितनी तैयार है, कितना मैकेनिज्म उनके पास है, उसके मज़ाहिर जो हैं वो हमने देखे हैं पूरे के पूरे ज़िमनी इंतखाबात में जो 21 हुए, और उसके बीच में वो कोई मुश्किल है एक सीट शायद उनको मैसर आई है उसमें। उसके बाद आप आ जाइए जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे उसमें क्या हाल हुआ। उसके बाद आप आ जाइए जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं कि 18 इलाकों में तो उनके पास कैंडिडेट नहीं है पुट करने के लिए और फील्ड करने के लिए। तो इस किस्म के मैकेनिज्म के साथ वो इलेक्शन जीता जाना जो हमारे यहाँ रवायती इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन डे की पूरी एक ड्रिल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। खान साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, इफ्तिखार साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके लिए एक बाकायदा पूरी एक ना सिर्फ टीम चाहिए होती है बल्कि उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए होता है, वोटर्स को कैसे घर से लेके आना है, कैसे उससे वोट कास्ट कराना है वगैरह वगैरह। मैं दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं। ये ज़िमनी इंतखाबात में तो फिर भी निस्बतन आसान होता है, आप ज़िमनी इंतखाबात में क्योंकि एक ही सीट पर पूरी तवज्जो मरकूज होती है कि अगर तो आप कंपैरेटिव्स में बात करें कि क्या नून लीग जिस तरीके से प्रिपेयर्ड है इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने तो इस पर पीएचडी कर ली हुई है। लोग उसको नेगेटिव तौर पे माफिया भी कहते हैं कि दे आर इलेक्शन माफिया, दे नो हाउ टू विन इलेक्शंस। लेकिन अगर इसका मुकाबला आप पीटीआई से करें तो उनके पास ना इस नौइयत की तंजीम है, ना इस नौइयत के कमिटेड वर्कर्स हैं। हमने पिछली दफ़ा भी सुना कि वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उनके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। अब इस तरह की तैयारी के साथ इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी का मुकाबला करना जो है वो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं आपसे, आपका शायद सवाल नहीं है लेकिन मुझे ये कहना है अब तो पीटीआई को दोगुना ज्यादा मेहनत करनी है, इसलिए कि ना ही तो कोई एम्पायर है जो उंगली उठाएगा, ना ही कोई ऐसी फोर्स है जो बाथरूम बनाने के लिए धरने में पैसे देगी। तो बहुत क्वालिटेटिव चेंज है ग्राउंड रियलिटी में, इसलिए उनको और ज्यादा मेहनत करनी है। मेरा ख्याल ये है कि जो स्पेस भी मिलेगी, जरदारी साहब ने अगर अपने पत्ते ठीक खेले, जो कि मुझे लग रहा है कि वो ठीक खेल रहे हैं, वो तरीके इंसाफ को जाने की बजाय पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। बुखारी साहब, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की अदम मौजूदगी में, यानी इसका इम्कान लग नहीं रहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएंगी, वक्त बहुत कम रह गया, तो फिर पीटीआई कैसे जस्टिफाई करेगी उन नताइज को? क्योंकि वो पीटीआई तो फिर असदुल्ला आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब दे देता हूं मैं। एक इलेक्शन रिफॉर्म के लिए हाउस की कमेटी बनी थी, उसके 13-14 इजलासों में तो ये बिल्कुल वैसे नहीं गए और अब ये जाने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं है। तो कैसे रिफॉर्म्स होंगे? ये बिल्कुल उसी तरह है ना कि सेंसस पिछले 15 साल से अगर नहीं हो रहा तो पुराने सेंसस के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं। गालिबन अच्छा इफ्तिखार साहब, ये इस पर आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, चूंकि मैं सर अगर इजाजत दें तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। इफ्तिखार साहब, आपके पास इसका जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। इफ्तिखार अहमद साहब, आप सर अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो बात हो रही थी और पीटीआई की बात हो रही थी, क्या कहेंगे आप इस पर? सर इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हुई नहीं, किस तरह से जाएगी पीटीआई इलेक्शंस पे? देखो भाई, मैं किसी पार्टी के इलेक्शन जाने या ना जाने पे तबसरा नहीं करना चाहता। मैं सारी सूरत हाल पे एक बात कहना चाहता हूँ जी। 400 दिन दूर आपका इलेक्शन है जी, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो मसाइल में ये नहीं, मैं जो बहुत पढ़ लिखे मसाइल जो आप लोग डिस्कस करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा।
मैं गरीबों की बात करता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, तालीम का फुकदान, अस्पतालों में दवाइयाँ ना मिलना, डॉक्टर ना मिलना, हर चीज पे सरमायादारों का कब्जा। ये गोश्त भी वो बेच रहे हैं, छोटा गोश्त भी वो बेच रहे हैं, बड़ा गोश्त भी वो बेच रहे हैं, चीनी भी वो बेच रहे हैं, गैस भी वो बेच रहे हैं, हर चीज वो बेच रहे हैं। तो खुद ही वो कीमतें मुकर्रर करते हैं, तो पूछने वाला उनको है ही नहीं। इसमें इलेक्शन ही एक तरीका है कि हम इस मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अब इसलिए भी बहुत जरूरी हो गई हैं कि पिछले कई इलेक्शन ने साबित किया कि हमारा इलेक्शन जो सिस्टम है ये बोसीदा भी है, फरसूदा भी है, और इसमें गलत तरीकाकार इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। दूसरी बात है हमारी मर्दमशुमारी जी। इतने सालों से ये इस बात का तयन ही नहीं हो सका कि हम कहाँ खड़े हैं, हम हैं कितने। बिल्कुल। इसलिए जब ये दो चीजें हमें अगले 400 दिनों में तय कर लेनी चाहिए, और तमाम एहतराम के साथ तमाम सियासी पार्टियों की जो असेंबली में मौजूद हैं, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बजाय एक दूसरे को रोज सुबह झूठा सच्चा कहने के चक्कर में पड़ने के अलावा इस काम के लिए एक लंबी लेंथी सेशंस करें ऑफ सेनेट एंड दी असेंबली और इसको अब रिजॉल्व कर लें। अगर ये पाकिस्तान के अवाम के सिंसियर हैं, जितनी वो सिंसेरिटी का इजहार हर वक्त टेलीविजन की स्क्रीनों पर और अपने बयानात के जरिए करते रहते हैं। पाकिस्तान को अब आगे अगर जाना है तो जमहूरी तौर पे जाना होगा। ठीक। अगर जमहूरी अंदाज खत्म हो गया और अगले इलेक्शन के रिजल्ट न माने गए तो इस दफा भी वफाक बहुत कमजोर हुआ है जी। आप देखें, वफाक की सियासी पार्टी कोई क्लेम नहीं कर सकती वो पूरे वफाक की सियासी पार्टी है। ये एक खतरनाक रुझान पैदा हो गया है। ठीक। और अगर इलेक्शन में फिर इसी किस्म की हरकत हुई तो इसका बहुत गहरा नुकसान होगा। सही है। अगले इलेक्शन के साथ मैंने मर्दमशुमारी की बात इसलिए की है कि एक दोस्त ने बवांगे दहल मुतालबा किया है कि उनको एक अलग सूबा चाहिए जो पख्तूनों पर मुश्तमिल हो। अब इस बात पे बलूचिस्तान के अंदर शदीद खौफ पाया जाता है। उनका ये ख्याल है कि अगर इस मामले को सपोर्ट मिली तो वो अकलियत हो जाएंगे। सही। तो ये दो अहम चीजें तो अनफॉर्चुनेटली खान साहब आपके जो खदशात हैं, अब अनफॉर्चुनेटली इसके इम्कानात भी ज़्यादा हैं क्योंकि ज़ाहिर है कोई सिस्टम मौजूद नहीं, पुराने सिस्टम पर जाएगा, शोर शराबा वही मचेगा और अनफॉर्चुनेट लग ये रहा है कि शायद दोबारा यही मंजर देखने को मिले। अब मैं ज़रा सर कराची की सूरत हाल पर, आमिर जाद साहब और सिंध की सूरत हाल पर भी, आमिर साहब हम देख रहे हैं कि PSP ने भी अपने जलसों का आगाज़ कर दिया है। 30 तारीख को MQM का जलसा भी होने जा रहा है, तो कराची में भी सारी सियासी जमातें अपना अपना जोर लगाएंगी। किसकी बर्तरी लग रही है आपको, किसका पलड़ा आज के दिन तक भारी लग रहा है सर? खैर अभी तो बहुत कहना कुछ क़ब्ल वक्त और हमें कहना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक दाखिली बुहरान का शिकार है। पहली बात तो ये कि उसके अंदर धड़ेबंदी हो गई है। दूसरा उस पर मसला ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के क्रैकडाउन का भी शिकार है, जिसकी वजह से उसकी सफ़ों में अबतरी है। अच्छा, उसके साथ साथ सिंध की सियासत में नए प्लेयर्स जो हैं वो नमूदार हुए हैं PSP की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल किया हुआ है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कम अज़ कम शहरी सिंध की हद तक कि क्या वो निकलेगा, आउटकम निकलेगा। लेकिन ये बात यकीनी है कि जो आउटकम होगा वो डिवाइडेड हो सकता है कि अगर मुत्तहिदा पे इसी तरह प्रेशर बरकरार रहता है, वो लंदन और मुत्तहिदा पाकिस्तान में तकसीम हो चुकी है, PSP आ गई है, ज़ाहिर PTI जोर लगाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर लगाएगी, तो जो भी एक नया मंजरनामा उभरेगा वो काफ़ी बदला हुआ हो सकता है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा उसमें बात है कि अगर आप देही सिंध की बात करें तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी पे आप बहुत तनकीद करें और उसके ऊपर हम कहते हैं कि जी पुअर गवर्नेंस है और बदनवानी के मुबैना इल्ज़ामात हैं अपनी जगह, लेकिन अभी देही सिंध में भी कोई पीपल्स पार्टी की मुतबादिल फोर्स उभर के सामने नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक देही सिंध का सवाल है, पीपल्स पार्टी के पास फिर एक और मौका मिल सकता है उसको कि तमाम तरह उस पर तनकीद करते हैं यहाँ बैठकर, लेकिन वो डोमिनेट कर सकती है। असल सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी होगा और PTI के लिए भी कि पंजाब का मार्का क्या है। और पंजाब के मार्के में हमें पता है जो ज़िमनी इंतखाबात की भी आप बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं होता, जो इसमें इक़्तिदार की पार्टी होती है उसके साथ हुकूमत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और PMLN इतना ज्यादा एंट्रेंच पार्टी है पंजाब की हद तक,
तो जाहिर है कि पीटीआई उसका उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे नजर नहीं आता। और वहां पर एक और इशू है कि जनाब जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, और इलेक्टोरल रिफॉर्म जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी है भी एक सवालिया निशान है हमारे लिए कि भाई अगर ये रिफॉर्म्स करेंगी तो क्या ये ऐसे रिफॉर्म की तरफ जाएंगी कि जिसके जरिए शफाफ साफ इंतखाबात हों। ये मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मेरे ख्याल में ये खदशात सबके जहनों में है कि जो अब तक पार्लियामेंट की कारकर्दगी रही है, 70 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं और उसके बावजूद कोई कंसेंसस नजर नहीं आ रहा, उसमें आपकी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, तो सच बहुत मुश्किल नजर आता है कि उससे पहले वो ये काम कर सके। और जो सेंसस की बात करें इफ्तिखार साहब, वो उससे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर सेंसस होते हैं यहाँ पर और होने चाहिए हर कीमत पर, तो जो डेमोग्राफिक्स हैं वो हर सूबे की बदली भी होंगी। सही, पाकिस्तान में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी होगी, सिंध का मंजरनामा तब्दील होगा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो जिन खदशात की उन्होंने बात की वो सच साबित हो सकते हैं, हो सकता है कि वो तब्दीलियां आ चुकी हों। सही है। अच्छा, आप पूरा एक रद्द-ए-अमल है और उसमें हमें कोई विफाकी पार्टी नजर नहीं आ रही इन चैलेंजेस को ओहदा बरा हो और लोगों को उनके मसाइल की बुनियाद पर जोड़। बिल्कुल ठीक है। अब इफ्तिखार साहब, जितनी भी मूव्स हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, वो ऐसा लग रहा है कि 2018 के इंतखाबात की तैयारी है और मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश भी की जाती है। अब हम जब ये सवाल करते हैं कि PMLN ने कल के छापों से या चौधरी निसार साहब ने जरदारी साहब को क्या पैगाम दिया, एक तो चाहूंगा कि मैं आप इसका जवाब दीजिएगा, और दूसरा ये कि कुछ अगरचे कुछ हफ्ते पहले की बात है ये, लेकिन डॉक्टर आसिम को सदर बनाकर जरदारी साहब ने क्या पैगाम दिया था और किसको पैगाम दिया था? ये जो पैगाम दे रहे हैं ना, ये बहुत ऊंची खेल है, ये सरमायादारों की खेल है और ये अपने सरमाए को बचाने के लिए उन ताकतों को पैगाम देते हैं जो इनसे सरमाया छीनना चाहती हैं। तो इसमें मैं तो कहीं पे नहीं हूँ और अवाम कहीं नहीं है, न कराची के लोग यहाँ पे कहीं पे हैं, न कराची के पानी का मसला कहीं पे है, न कराची की सफाई का मसला कहीं पे है, न कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला कहीं पे है, और ना ही आज तक मैंने ये बात सुनी है उनसे, और ना ही मुझे उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नजर आता है। तो मैं इन चीजों में किसने क्या पैगाम किसको दिया, इसी में हमने 70 साल गुजार दिए हैं और इसी पर हम डिबेट करते करते थक जाते हैं। असल इश्यू वही है जिस पे आमिर भी बात कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्शंस क्या देंगे जी? आज की सूरत हाल में अगर 2018 में इलेक्शन होते हैं तो सेटअप यही रहता नजर आता है, इसमें मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आती। मार्क्स अगर आसफ जरदारी बहुत करीब हो जाए मियां नवाज शरीफ के, तो आसफ जरदारी की पार्टी को सराइकी बेल्ट में कुछ 10 के करीब कौमी असेंबली की सीटों की रियायत दे दी है। अच्छा, लेकिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आसफ अली जरदारी, सही, बाकी सेटअप यही है। तो मुझे बताएं कि पिछले इस बात को इंश्योर करने के लिए सर कि ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी ही रहे, यानी ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी ही का रहे, पीटीआई का ना आ जाए, इस बात के लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, सवाल है कि मैंने इसको अगर हम इस सपोजिशन, ये एक सपोजिशन है ना जी जी, इसके नतीजे में फायदा क्या होगा तुम्हें या मुझे या गरीब आदमी को? ईमानदारी की बात है भाई, बिजली के बिल देखो, गैस के बिल देखो, जो तालीमी इदारे हैं प्राइवेट, उनकी फीसें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, शहरों पे अभी आमिर कह रहे हैं कि शहरों पे दबाव, शहरों पे बदतरीन दबाव आ रहा है देहातों की तरफ से। बहुत शुक्रिया कार साहब आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ी ज़बरदस्त बातें की। आमिर जाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मज़हर अब्बास साहब थे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से ज़्यादा